हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। सबसे पहली जो न्यूज है वो ये, भारत अगस्त के लिए यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि यूएनएससी का भारत स्थायी सदस्य है या नहीं है। आइए अब देखते हैं डिटेल में। उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसमें सबसे पहली चीज की ये कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि एस तिरुमूर्ति ये अगस्त महीने के लिए सुरक्षा परिषद की यानी कि यूएनएससी की जो परिषद है उसकी ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके साथ में ही आपको एक चीज और बताएं उसमें ये कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल इसमें चुना गया था, जिसमें कि यह कहा गया कि अगस्त महीने में यानी कि अगस्त 2021 में और दिसंबर 2022 में इस 2 महीने में भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा। आइए अब और भी देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये कि भारत की अध्यक्षता के दौरान होने क्या वाला है। वहां पे भारत जब अध्यक्षता करेगा तो उसमें सबसे पहला जो मुद्दा उठाएगा वो ये कि आतंकवाद, दूसरा समुद्री सुरक्षा को लेकर के, तीसरा है शांति स्थापना। इन 3 मुद्दों को वो यूएनएससी में उठाने वाला है। इसी के लिए उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की मेजबानी की जाएगी। और उसी के साथ में आप सेकेंड पॉइंट देखिए कि समुद्री सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा परिषद के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह इस मुद्दे पर समग्र दृष्टिकोण अपनाए। इसी के साथ में इसका यह भी कहना है कि जो हमारे शांति सैनिक हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शांति सैनिकों के खिलाफ जो अपराध करने वाले लोग हैं उन अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए बेहतर तकनीकी का उपयोग करने पर केंद्रित होना चाहिए। इसके साथ में ही आतंकवाद के खिलाफ भारत बहुत पहले से इस बात को उठाता रहा है और इस बार भी इस चीज को उठाएगा। चलिए चलते हैं इसमें और देखते हैं यूएनएससी के बारे में। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये है यूएनएससी का फुल फॉर्म। ये जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। उसके बाद देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने के लिए, संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों को महासभा में प्रवेश करने की सिफारिश के लिए यह जिम्मेदार होता है। इसी के साथ में देखिए कि इसकी शक्तियों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना, शांति अभियान चलाना, सैन्य अभियानों को अधिकृत करना, ये सब भी शामिल है। एक चीज और कि ये एकमात्र संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसके पास सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का भी अधिकार होता है। तो ये हमने देख लिया यूएनएससी के बारे में और जो भारत उसमें प्रतिभागिता निभाने जा रहा है अगस्त महीने में, उसके बारे में देख लिया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। इसरो और नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 2023 में लॉन्च करेगा। अब इसमें क्या बताया जा रहा है ये देखिए कि सबसे पहली चीज तो इसरो कहां का है, वो इंडिया का। नासा कहां का है ये आप लोग सुने तो बहुत होंगे, चलिए इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसरो और नासा, नासा कहां का है इसके बारे में। ठीक, अब इन दोनों के संयुक्त मिशन जिसका नाम होगा निसार उपग्रह, ये किस लिए भेजा जा रहा है, इसका उपयोग क्या होगा, क्यों जो है इन दोनों लोग मिल करके ऐसा काम कर रहे हैं, आइए देखते हैं डिटेल में। अब जो मुख्य बिंदु इसमें क्या है वो ये निकल के आता है कि जो निसार उपग्रह भेजा जाएगा वो 2023 में भेजा जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। ठीक, अब देखिए उसी के साथ में निसार जो है इसरो और नासा के बीच का एक संयुक्त पहल है दोनों लोगों की। किस लिए भेजा जा रहा है, पृथ्वी अवलोकन के लिए। अब भाई पृथ्वी अवलोकन में क्या क्या करेंगे और काहे के लिए पृथ्वी का अवलोकन करना है, आइए उसको भी देख लेते हैं। अब पृथ्वी का अवलोकन जिसका उपयोग ध्रुवीय जो क्रायोस्फीयर है और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ ही साथ पृथ्वी के वैश्विक अवलोकन के लिए यह कार्य किया जाएगा। ठीक, यह एक डुअल बैंड है। डुअल बैंड का मतलब एस बैंड और एल बैंड।
एस बैंड का मतलब शॉर्ट बैंड और एल बैंड का मतलब लार्ज बैंड। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यह डुअल बैंड होगा। कौन? ये निशार उपग्रह। ये राडार इमेजिंग मिशन है जिसमें जो भूमि है, वनस्पतियों के बारे में, क्रायोस्फीयर के बारे में, जिसमें जो छोटे छोटे बदलाव हो गए हैं, उन सब चीजों के बारे में हमको पता करने के लिए इसको भेजा जा रहा है। अब देखिए निशार जो उपग्रह है उसका विकास करने की बात जो की गई है, जबकि आप देखिए इसरो एस बैंड यानी कि SAR और अंतरिक्ष यान बस है, लॉन्च वाहन और संबंधित लॉन्च सेवाओं का ये विकास कर रहा है। अब मिशन का उद्देश्य क्या है ये हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन आइए फिर से डिटेल में देख लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है, बदलते हुए पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय और तटीय प्रक्रियाओं, भूमि विरूपण और क्रायोस्फीयर पर जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की समझ में सुधार करना है। इसीलिए निसार इसरो और नासा के बीच मतलब जो है महत्वपूर्ण सहयोग परियोजनाओं में से ये एक है। ये 2015 में ही जब बराक ओबामा जी राष्ट्रपति थे उसी दौरान ये सहमति बन गई थी, और जब वो सहमति बन गई तो अब जो है उस पर पहल होते होते 2023 में उसको भेजने की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अब चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। उड़ान परियोजना एक चल रही है। उड़ान योजना के तहत 780 नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दे दी गई है। ये आप नीचे देख पा रहे हैं, ये जो है एयर इंडिया की फ्लाइट है। इसको जो है मतलब सर्च करके इसको यहाँ पे लगाया गया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ सके। तो इसका थोड़ा सा आप लोग रिवॉर्ड के तौर पे भी हमें कुछ दे दिया कीजिए, इसलिए क्योंकि जो है अच्छा रिवॉर्ड आप लोग देंगे क्या? हाँ, एक लाइक कर दिया कीजिए और साथ में ही थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और हो सके तो जो है मतलब 2-4 लोगों से और सब्सक्राइब करवा लीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। थोड़ी सी हमारी मेहनत को भी आप लोग एक रिवॉर्ड के तौर पे गिनेंगे तो मतलब मुझे भी खुशी होगी थोड़ी सी। चलिए देखते हैं। उड़ान योजना के तहत 780 नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी गई। उसमें क्या बताया जा रहा है? उसमें सबसे पहले चीज तो नागरिक जो उड्डयन मंत्री हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बड़े विवादित रहे पिछले कुछ दिनों से। अब इन्होंने क्या किया कि लोकसभा को बताया कि योजना के शुरू होने के बाद, जब ये योजना मतलब शुरू हुई है उड़ान योजना, उसके बाद 359 रूट खोल दिए गए हैं और 59 जो है नए हवाई अड्डे स्थापित कर दिए गए हैं। मंत्री जी ने यह भी बताया कि इसी के बाद से उड्डयन गतिविधियों में वृद्धि के साथ ही साथ जो कार्गो हैंडलिंग सेवाओं का भी तेजी से विकास हुआ है। कार्गो मतलब क्या? जो सामान आदान प्रदान होता है, लॉजिस्टिक, उसी को कार्गो भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसी में कोविड महामारी के दौरान ही एयरलाइंस के माध्यम से कार्गो हैंडलिंग भी 2% से बढ़कर के 19% हो गई है। देश में कार्गो जो ऑपरेटर हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 28। अब अच्छा इस योजना के बारे में भी देख लेते हैं, उड़ान योजना। ठीक है, उड़ान। अब इसमें का जो थीम है वो ये है कि उड़े देश का आम नागरिक है। अब तो सबको मालूम ही होगा कितना आम आदमी उड़ रहा है, कितना आम नागरिक उड़ रहा है देश में। चलिए, ये 2017 में हमारी ये योजना उड़ान योजना लागू होती है और उड़े देश का आम नागरिक आप उड़े गए होंगे। भारत सरकार की एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास योजना है। ठीक, इस योजना में देश भर में नौकरी में वृद्धि, राष्ट्रीय आर्थिक विकास और हवाई परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने की भी परिकल्पना की गई है। ठीक है, इसी के साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों मिलकर के इस योजना को चला रहे हैं। ठीक, इसी के साथ में बहुत से जो नवगठित क्षेत्रीय उड़ान मार्गों को मौजूदा मार्गों से जोड़ा भी जा रहा है और हवाई अड्डों और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे को भी विकसित किया जा रहा है। चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। देखिए एक ये केरल की कृषि कर्ण योजना है, तो आप याद रखिएगा के योजना परियोजना या कृषि कर्ण परियोजना। इसमें क्या है कि कृषि कर्ण परियोजना के अंदर मिनी पॉली हाउस बनाया जाएगा। मिनी पॉली हाउस का मतलब क्या है? ये वैसा ही है जैसे ग्रीन हाउस, जैसे आप देखे होंगे एक घर टाइप का मतलब बनाया जाता होगा खेतों में, कहीं कहीं आप देखे होंगे।
तो एक जिसमें जो है ग्रीन कलर के पर्दे लगे हुए हैं, छत जो उससे बनी हुई है, चारों जो उसकी वॉल है वो भी जो है ग्रीन पर्दे से बनी है। तो ग्रीन हाउस मतलब एक कमरा बना दिया जाता है और उसी में उत्पादन किया जाता है। तो उससे क्या है कि उत्पादन को, पहली चीज तो ये कि बीज को चेक करने के लिए, दूसरी चीज की उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो ये सब ट्रायल में किया जाता रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें क्या है। केरल की कृषिकर्ण योजना, यह नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और उसी के साथ में सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन और कोर 3 इनोवेशन, ये तीनों मिलकर के इस योजना को, परियोजना को ला रहे हैं। अच्छा, इन तीनों के बारे में आइए देख लेते हैं। तो इन तीनों में जो सबसे पहला है SAHS, एक प्रकार का ये मान्यता प्राप्त सहकारी संगठन है, मतलब जो है सहकारी संगठन। दूसरा कि ये कृषि और बागवानी प्रथाओं को बढ़ावा देने में शामिल है। दूसरा क्या है, सस्टेनेबिलिटी जो फाउंडेशन है उसके बारे में देखिए। ये तिरुवनंतपुरम में एक गैर सरकारी संगठन है, NGO है। ठीक, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये बढ़ावा देता है। कोर 3 इनोवेशन जो तीसरी वाला है वो क्या था, वो एक स्टार्टअप कंपनी है जो खेतों के लिए एंड टू एंड सपोर्ट प्रदान करने का दावा करती है। अब इन तीनों ने मिलकर के कृषिकर्ण परियोजना लॉन्च करी। इसके तहत अब क्या होने वाला है आइए वो भी देख लेते हैं। कृषिकर्ण के तहत 2.5% जमीन पर एक छोटा पॉली हाउस बनाया जाएगा, मतलब वही ग्रीन हाउस जिसको हम बताएं ना, ग्रीन हाउस वाला, वही बनाया जाएगा। प्रत्येक प्लास्टिक घर की मतलब प्लास्टिक का वो जो कमरा होगा तो उसी की बात की जा रही है। प्लास्टिक का जो घर बनेगा तो उसकी जो अनुमानित लागत बताई जा रही है तो 2,35,000 रुपया है। अब इसमें क्या है, अनीस एन राजन, मतलब राज है, अनीस एन राज ने केरल का सर्वश्रेष्ठ हाईटेक किसान पुरस्कार जीता और वह कोर 3 के कृषि विज्ञानी है। जो तीसरा वाला था कोर 3, उसी के ये कृषि विज्ञानी भी हैं। ठीक, अब जो कृषिकर्ण के नवाचारों को लागू कर रहे हैं। इसी के साथ में केरल की कृषि पर जो जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसीलिए उच्च तकनीकी वाली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है और उसी को लेकर के ये लोग कृषिकर्ण परियोजना लेके आ रहे हैं, जिससे किसान पूरे वर्ष तक खेती करते रहें, कोई दिक्कत ना हो। कोर 3 ने केरल में 30 से अधिक परियोजनाओं को सफल हाईटेक फॉर्म में स्थापित भी किया है। अब चलते हैं इसकी योजना की तरफ। इन मिनी पॉली हाउस में लंबी लंबी फलियां मतलब मटर, जो मटर होता है ना, मटर के दाने और सब चीजें, तो लंबी लंबी जब फली होगी जिसमें 8-10 के बजाय मतलब 12-15 दाने निकलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा टमाटर, तीसरा जो है सलाद, खीरा, जो मतलब खीरे वाला सलाद, सलाद मतलब बोया नहीं जाता, खीरा बोया जाता है। ठीक है, तो सलाद जो खीरे वाला सलाद मतलब खीरा, और उसके बाद शिमला मिर्च और हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उसके लगाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत ग्रीन हाउस, मछली, सब्जियां, मशरूम की खेती आदि सब शामिल हैं। जिन किसानों ने इस परियोजना के लिए साइन अप किया है उनकी जमीन पर काम शुरू हो चुका है और कुछ ही हफ्तों में बीज बोए जा सकते हैं। तो ये थी हमारी कृषिकर्ण योजना केरल की। इसको याद रखिएगा कि कृषिकर्ण योजना कहां पे लॉन्च की गई है, किसके किसके द्वारा लॉन्च की गई है, इसमें किस चीज पर बल दिया जाएगा, तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश किया कीजिए, जिससे आपको ये भी कंफर्म होगा कि क्वेश्चन बना बना के जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हर एक पॉइंट को आप निकाल पाएंगे और अच्छी तरीके से उसको याद कर पाएंगे। चलिए एक देखते हैं, एक और बड़ी न्यूज निकल के आ गई है संत सामबंदर के बारे में। ये सामबंदर हैं कौन? ये 12वीं शताब्दी के चोल वंश से संबंधित हैं। आपने सुना होगा नायनार संतों के बारे में, है ना। नायनार संत जो भारत में सक्रिय हुआ करते थे, 63 नायनार संत थे, उन्हीं में से थे संत सामबंदर। ये क्या हुआ, तमिलनाडु से कुछ मूर्तियां चोरी हो गई थी और वो मूर्तियां चोरी होकर के चली गई ऑस्ट्रेलिया, मतलब चोर ले गए, देश वाले नहीं ले गए, ठीक है, चोर ले गए ऑस्ट्रेलिया और वहां जाके बेच दिए। और वहां बेचने के बाद वहां के लोगों को जब समझ में आया होगा तो उसको सरकार के हवाले किए होंगे और धीरे 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 वो वहां के एक म्यूजियम में रखी गई, राष्ट्रीय गैलरी, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी में ये रखी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे धीरे धीरे करके 14 कलाकृतियां पहुंच चुकी थी संत सामबंदर से संबंधित। और अब जो है
ऑस्ट्रेलिया उन 14 कलाकृतियों को भारत को लौटाने की घोषणा कर दिया है। तो ये पहली चीज तो ये आप याद रखिएगा, संत सामंदर किस काल के हैं? 12वीं शताब्दी के हैं। किस काल वंश से संबंधित हैं? चोल वंश से संबंधित हैं। किस संतों से संबंधित हैं? आलवार से, नयनार से। तो ये नयनारों से संबंध रखने वाले हैं। तो इसमें शिव की आराधना को लोकप्रिय बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई गई थी। नयनारों के द्वारा क्या था? शिव की आराधना करते थे। अब जो है अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो कि किस देश ने इसको वापस करने की कोशिश मतलब जो है प्रयास किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो इसको आज हम लोग इतने ही जो न्यूज थी हमारे सामने वो इतनी ही है। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।